हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 6 लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लेसन के बीच में आते हैं। लेसन के लास्ट में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग से पार्ट्स हैं, उनमें देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब इसके दो रीजन होते हैं। एक तो ह्यूमंस को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है ना, उससे इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती। तो एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि मल्टी सेलुलर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे सीधे एनवायरमेंट से कनेक्ट नहीं होते। सिंगल सेल लाइक अमीबा, उसके अंदर क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आउटर एनवायरमेंट से कनेक्ट होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर के बहुत सारे पार्ट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। तो उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ डिफ्यूजन की हेल्प से इतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो सकती कि ह्यूमन को जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उतनी ज्यादा एनर्जी उसको मिल सके। डिफ्यूजन का मतलब है डायरेक्ट गैसेस को एक्सचेंज करना। तो हमारा शरीर डायरेक्ट गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम जैसे हमारा शरीर है वैसे ही ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब हमारे शरीर के अंदर जैसे स्टमक है, लंग्स हैं, वो सारे हमारे शरीर के अंदर हैं। तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं होने की वजह से उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगी? विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब जो भी अंदर के सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं, वो सराउंडिंग जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट नहीं है। तो इसलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो इसलिए डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है ह्यूमंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? उसके लिए कई बच्चे सोचते हैं कि हम वॉकिंग के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो वॉक नहीं कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो लिविंग की कैटेगरी में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो ब्रेथिंग होता है, मतलब जो भी जिंदा चीजें होती हैं वो ब्रेथिंग होती है, उनके अंदर वो सांस लेते हैं। उसके बाद ग्रोविंग, एक छोटा सा पौधा बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, एक छोटा सा बच्चा एक पूरे वयस्क का रूप ले लेता है। तो इसलिए उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथिंग होती है। आप एक पॉइंट और कह सकते हो कि जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उनकी डेथ का एक फिक्स टाइम होता है। अब रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, क्या उसकी डेथ का कोई फिक्स टाइम है? नहीं है। वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो अगले 5000 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। लिविंग जितनी भी थिंग्स होती है ना, लिविंग थिंग्स की सबका एक फिक्स टाइम होता है। इससे ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम तो कितना ही हो सकता है, 2 दिन 5 दिन, कितना ही हो सकता है सालों में, लेकिन उसका जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, वो फिक्स होता है। तो लिविंग थिंग्स की कभी ना कभी डेथ जरूर होगी। फिर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, हर लिविंग थिंग्स अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। जैसे पौधे हैं, एक आम का पेड़ हमारे पास है, तो उससे जो बीज लगेगा वो एक आम का पौधा ही तैयार करेगा। तो ऐसे ही हर जीव अपने जैसे संतान को जन्म देता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सारी की सारी किसकी पहचान होती है? एलाइव की। तो हम किस किस पे भी बता सकते हैं? ब्रेथिंग पे बता सकते हैं, ग्रोइंग पे बता सकते हैं। वॉकिंग हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, जैसे प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। बाकी के सारे ब्रीथिंग, ग्रोइंग, रिप्रोडक्शन या डेथ का एक फिक्स टाइम होना, ये सारी की सारी बातें बताती हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो एलाइव है या नहीं है, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक जिंदा चीज के लिए बाहर से रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा सामान। उसको जिंदा रहने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? अब देखिए, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक तो जो हम खाना खाते हैं, और जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो हम प्लांट्स वगैरह से लेते हैं। तो सीधी सी बात है, प्लांट खाना किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उनसे जो खाना बनेगा ना, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर वगैरह अलग हो सकता है, लेकिन वो होते कार्बन बेस्ड ही है, उनके अंदर कार्बन जरूर होता है। तो एक तो हम जो खाना खाते हैं वो, और दूसरा हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जो हमने खाना खाया है, जो भी हमने कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, जिस भी रूप में हमने लिया है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हमें पता है कि हम जितने भी काम करते हैं ना, वो सारे के सारे एनर्जी से ही तो करते हैं। हमें 4 दिन खाना ना दिया जाए तो क्या हमारे शरीर में उतनी एनर्जी रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक तो खाने की, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, और साथ में ऑक्सीजन के, ताकि उसके साथ रिएक्शन होकर हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। और जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है। अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा वगैरह, उसके लिए बहुत ही कम खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके शरीर के रिक्वायरमेंट बहुत कम है। हमारे शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, हमारे शरीर को एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसको अलग अलग तरह से ज्यादा ऑक्सीजन की और ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब किसी को जिंदा रहने के लिए किस किस स्टेप्स की जरूरत होती है, किन किन प्रोसेस की जरूरत होती है? तो एक तो न्यूट्रिशन, हम बगैर खाना खाए ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते,
है, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो हमें कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उससे। फिर हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमने जो भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स ने एब्जॉर्ब की है, वो ऑक्सीजन जो हमने खाना खाया है, न्यूट्रिशन के अंदर जो आता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। अब उस ऑक्सीजन को और जो न्यूट्रिशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। तो उसके अंदर हमारे ब्लड और हार्ट आते हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। फिर हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद हमें एनर्जी भी मिल गई। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उनको शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो उसके लिए हमें एक्सर्शन सिस्टम की भी जरूरत होती है। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना एक्सर्शन के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे स्टेप हमारे शरीर में बहुत जरूरी हैं। लाइफ को मेंटेन करने के लिए चारों के चारों स्टेप कंपल्सरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, वो ऑटोट्रोपिक के अंदर आते हैं, और जो किसी दूसरे का बनाया हुआ खाना खाते हैं वो हेटरोट्रोपी होते हैं। तो अब हमें पता है सिर्फ प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी सारे दूसरों का यूज करते हैं। जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स के द्वारा जो भी बनाए जाते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, उन सब का यूज करते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी हमारे ऑटोट्रोपिक्स होते हैं ना, वो रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, इन सब का यूज करके वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज अलग होती है जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना सकते हैं ये, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है पत्तों के अंदर। उस क्लोरोफिल की वजह से ही ये खाना खुद बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाते। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल कंपलसरी है। फिर इनके अंदर जो खाना बनता है ना, दिन के अंदर ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि ऑटोट्रोपिक के अंदर सनलाइट भी कंपलसरी होता है। सनलाइट के बगैर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए वो किस टाइम होता है, दिन के टाइम होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और साथ में कुछ बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोप से। ऑटोट्रोप से खाना लेते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो फिर उनके अंदर क्या किया जाता है, उस खाने को लेंगे और अलग अलग भागों में एंजाइम्स की हेल्प से तोड़ देंगे, फिर उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा और यूज कर लेगा। इसके लिए हमें क्लोरोफिल वगैरह की जरूरत नहीं होती, किसी पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका जो फूड होता है वो किसी भी टाइम प्रिपेयर हो सकता है। वो हम खाना खाते हैं, हम दिन में, रात में, किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये तो कंपलसरी ना कि सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। हम किसी भी टाइम प्लांट्स से जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो ले सकते हैं। ऑल एनिमल्स और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटरोट्रोपी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो उसके लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। वो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, जो भी एटमोसफेयर है उससे लेंगे। और किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। उसके बाद वाटर। वाटर उनको कहाँ से मिलेगा, वाटर और साथ में जो मिनरल्स होते हैं ना, वो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद सनलाइट। सनलाइट तो उनको डायरेक्ट मिल जाती है। साथ में होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनके अंदर ही होता है। तो हमें किसकी चीज़ की जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और मिनरल्स की, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उनके अंदर ही होता है। सनलाइट उनको सन से मिल जाती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट्स की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से मिल जाती है। तो इस तरह से उनको जितना भी रॉ मटेरियल होता है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टमक। हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर जब भी हम कुछ भी खाते हैं ना, तो उस टाइम पे एसिड प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से प्रोड्यूस होकर हमारे खाने के अंदर अच्छे से मिल जाता है। तो उसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह है उनको मार देता है, किल कर देता है। उसके बाद ये जो फूड है उसको एसिडिक बना देता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स के अंदर तोड़ देता है। हमें पता है कि हम जो खाना खाते हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने के लिए HCl हमारी हेल्प करता है। साथ में पेप्सिन एंजाइम बनाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और जो एंजाइम होते हैं ना, HCl क्या करता है, एंजाइम को एक्टिव कर देता है। हमें पता है कि हमें हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो उन एंजाइम्स को HCl एक्टिव कर देता है। तो ये सारे क्या होते हैं, उसके रोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। आपको एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं। और डाइजेस्टिव नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी वो एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हैं। हमने जो भी खाना खाया उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, अब उनका काम क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया ना उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देना, ताकि वो जो खाना हमने खाया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको अलग अलग भागों में तोड़कर अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। जैसे लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारी की सारी
सारे एंजाइम हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। पैनक्रियाज में से, लीवर में से, इन सबसे क्या होता है, ये सिर्फ इनके अंदर खाना नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एंजाइम्स हेल्प करते हैं, हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। हमने जो खाना खाया ना वो कॉम्प्लेक्स फूड है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसको वो अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देता है। ये जो सिंपल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको वो इजिली एब्सॉर्ब कर लेती है और उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। एक जगह से दूसरी जगह पर हमारा जो ब्लड है वो आसानी से उसको एब्सॉर्ब करके पहुंचा देगा। तो इसलिए एंजाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब हमें पता है कि हमारा जो खाना है ना वो सबसे पहले स्टमक के अंदर जाएगा, फिर उससे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां से होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर शरीर से बाहर चला जाएगा। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाने को एब्सॉर्ब कर सके, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उन सबको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से कुछ बाहर की तरफ उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विली कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए वैसे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही खाना एब्सॉर्ब हो पाएगा इस जगह पे ही, लेकिन जब ये इस तरह से मुड़ जाएगा ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे यहाँ इस तरह ये सारा का सारा हिस्सा खाने को एब्सॉर्ब करेगा। तो ये वाला हिस्सा देखिए काफी कम है, लेकिन इससे कितना ज्यादा जगह हमें मिल गई। तो विलीज का जो काम होता है ना स्पेशली, वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाना खाने को, जो भी हमने खाना खाया उसको एब्सॉर्ब करने के लिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे मिलियंस के अंदर टिनी फिंगर लाइक मतलब फिंगर की तरह इस तरह से होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो फिंगर की तरह होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। जो भी खाना हमने खाया है ये विली क्या कर देती है, सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करवा देती है फूड को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। फिर जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका है उसके बाद वो फूड जाएगा कहाँ, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो विलीज होती हैं वो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती हैं, तो वो यहाँ से खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है उन सबको एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधा ब्लड के अंदर उसको मिला देंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देंगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बहुत सारे बच्चों के अंदर दिक्कत क्या होती है, उनको पता होता है कि इसके अंदर क्या, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, लेकिन उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है। तो आप उसका भी स्पेशली ध्यान रखिएगा कि लिखना कैसे। आगे देखिए, विद इन दीज विलीज मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। उन विलीज के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो उनसे कनेक्ट होती हैं, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड है ना वो उसको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और उसके बाद उसे ब्लड वेसल, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिला देंगे। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब्ड फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। उस ब्लड की हेल्प से जो भी हमने खाना खाया था उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने विली की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लिए और उसके बाद उसको ब्लड के अंदर मिला दिया। फिर ब्लड क्या करेगा, उसको हर सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितने सेल है ना सभी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारी की सारी काम करती हैं, काम करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। तो सारे के सारे न्यूट्रिशन उनके पास पहुंचेंगे कैसे, इस पूरे सिस्टम की वजह से पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या फायदा होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो जितनी भी जो सांस वगैरह लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करके लेते हैं। और टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं उससे लेते हैं। अब हमें पता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो बहुत ही कम है और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। सीधी सी बात है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना उसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन उसके वाटर के अंदर डिसॉल्व है, घुली हुई है, वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज्यादा सांस लेना पड़ता है, तो टेरेस्ट्रियल को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और उसका शरीर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको ऑक्सीजन बहुत ही कम मिल पाती है, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, घुली हुई है, वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। तो उसके अंदर कुछ सिचुएशन होती है अलग अलग, तो उन सिचुएशन के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और वो कैसे कैसे होते हैं वो देखिए। अब इसमें देखिए हमने जो खाना खाया वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है। फिर वो जो ग्लूकोज है ना वो C6H12O6 इस तरह का एक कंपाउंड होता है। अब इसके अंदर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर उसको पायरुवेट में चेंज किया जाएगा। पायरुवेट के अंदर क्या होता है, पहले कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर, अब कार्बन के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पायरुवेट। फिर यही पायरुवेट आगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं इसको। जब ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर चेंज होगा तो वो साइटोप्लाज्म, ये हमारी सेल का एक पार्ट होता है। हमारी सेल एक जैसे लिक्विड से भरी हुई होती है और बाकी के सारे पार्टिकल इसके अंदर तैरते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर हमारे शरीर में ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर चेंज होता है। फिर आगे की जो प्रोसेस होगी ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे उसका सेल का पावर हाउस होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जो भी एनर्जी हमारी सेल के अंदर बनेगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर होती है, तो इसीलिए हम उसको पावर हाउस कहते हैं। अब इसके अंदर 3 अलग अलग सिचुएशन होती हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं। अब उसके अंदर क्या होता है, एक तो एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी बहुत ही कम बनती है, 2 ATP के आसपास एनर्जी बनती है, बहुत कम मात्रा में। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर एथेनॉल बनता है, मतलब जैसे जो शराब वगैरह बनाई जाती है वो एथेनॉल, अल्कोहल इसका दूसरा नाम है, C2H5OH इसका नेम होता है। हम कार्बन वाले टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एथेनॉल या अल्कोहल को बनाने के लिए हम इसी सिचुएशन का यूज करते हैं। ये जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है ना उसके अंदर होता है। फिर एक हमारे पास हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन उस टाइम पे अवेलेबल है, हमारे शरीर के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है ऑक्सीजन। तो उसके अंदर क्या क्या बनती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है पूरी प्रोसेस, आपको ध्यान रखना है इसका। तो क्या क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करेगा, हमारा जो शरीर है वो लंग्स की हेल्प से उसको बाहर निकाल देगा। साथ में वाटर है, वाटर का हमारा शरीर यूज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एनर्जी का भी हमारा शरीर जो डेली के वर्क हम करते हैं उनके लिए यूज कर लेगा। अगर बीच की सिचुएशन होती है जब हम कभी कभी मेहनत का काम कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या बनेगा, एक तो लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में एनर्जी इसमें काफी कम बनती है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये हमारी जो मसल्स है ना उनके बीच में चला जाता है और उससे हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प की सिचुएशन बन जाती है, मतलब एक तरह से सिकुड़न हो जाती है। और हमारी मसल्स के अंदर, जैसे जब हम कभी दौड़ वगैरह लगाते हैं, ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो हमारी मसल्स के अंदर दर्द होने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्रैम्प की वजह से। और वो जो क्रैम्प की सिचुएशन है वो बनी क्यों है, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो इस तरह से 3 सिचुएशन होती है जिनसे एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखिए हमारी लंग्स ने सबसे पहले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, फिर वो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाई जाती है। तो वो कैसे पहुंचती है, फिर उसके बाद रिएक्शन होता है, जो भी हमने खाना खाया है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब किए हैं उन सब का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो उसको शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो उसके लिए भी हमें पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ऑक्सीजन को तो सेल तक पहुंचाने के लिए, फिर रिएक्शन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो वो कैसे जाती है हमारे शरीर से एक जगह से दूसरी जगह में। तो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी। ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक एलिमेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक टेम्परेरी बॉन्ड बना देता है। फिर वो ऐसे का ऐसा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। फिर आगे जाकर जब जिस सेल तक उसको जाना होगा उस जगह पे जाके ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। उस ऑक्सीजन का तो वो सेल यूज कर लेगी और हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर रह जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट बनेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आना है ताकि लंग्स उसको शरीर से बाहर निकाल सकें।
जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना, तो उस टाइम पे एक्सहेल के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके जाती है, ये वैसे नहीं जाती। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आसानी से डिसोल्व हो जाती है, वो आसानी से उसके अंदर घुल जाती है और वो डिसोल्व की फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी स्पेशली हीमोग्लोबिन वगैरह की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो ब्लड के अंदर सीधी घुल जाएगी और आसानी से लंग्स तक आ जाएगी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वो देखिए। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में। तो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखिए, इट थर्स फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बन जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मिलने से, तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी सेल्स बाय द हार्ट। फिर ये लंग्स से वो जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, वो हार्ट में जाएगा। हार्ट उसको पंप करके पूरे शरीर के अंदर पहुंचा देगा। तो यही बातें आपको साइंस के लैंग्वेज में और इंग्लिश में लिखनी है। तो उसके बाद है, आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ब्लड टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमने खाना खाया उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर एनर्जी प्रोवाइड करना रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बना है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिल जाएगी। हमारा ब्लड जाते टाइम तो ऑक्सीजन लेकर जाएगा और वापस आते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए आएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है, तो उस टाइम पे वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। मतलब अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज लेस एफिशिएंसी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड द डिसोल्व फॉर्म। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी हीमोग्लोबिन की वगैरह जरूरत नहीं पड़ती, वो डिसोल्व की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। वो ब्लड के अंदर घुल जाती है और उसके बाद चली जाती है लंग्स तक। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग एल्वियोली एंड टेक ऑक्सीजन इन रिटर्न। देखिए मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू सा बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे जो लंग्स होते हैं ना, उनके अंदर एल्वियोली होती है। तो इस तरह से ब्लड आता है, उस ब्लड के अंदर यहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब यहाँ से गुजरेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके अंदर से यहाँ आ जाएगी और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में बाहर से आई है ना, वो ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर मिल जाएगी और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। फिर ये जो ब्लड है आगे जाके ये जाएगा हार्ट के अंदर। फिर हार्ट इसको प्रेशर के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचा देगा। फिर वहां से वो ब्लड वापस आते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। देखिए जब वो गया ना, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन लेकर गया था, लेकिन अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आ रहा है। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर दोबारा से हार्ट में आएगा, हार्ट उसको पंप करेगा और लंग्स के अंदर भेज देगा। फिर इन लंग्स के अंदर वो सेम इसी तरह से आएगा दोबारा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला यहाँ से इस रास्ते से होकर आएगा। पूरे शरीर से जो ब्लड आया ना, वो हार्ट से होते हुए ऐसे लंग्स में आएगा। फिर उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो वही सेम काम दोबारा से रिपीट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और शरीर से बाहर निकाल देगी। फिर उसके अंदर ऑक्सीजन मिला देगी। फिर वो दोबारा से हार्ट से होते हुए शरीर, पूरे शरीर में चला जाएगा, ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। फिर वो दोबारा से वहां से ऑक्सीजन लेगा, हार्ट में आएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली जाएगी और उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाएगी। फिर वो दोबारा से पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज गैसेज। हमारी लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो सके। हमारी लंग्स के अंदर ना एल्वियोलीज होती हैं बहुत सारी, वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब जब भी इनके अंदर गैस आती है ना, जब भी हमारे जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से एयर से भर जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो एल्वियोलीज हैं ये ऐसे फूल जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रोवाइड हो सके। अब जो गैस आती है वो इसके अंदर आ जाती है और आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलीज काम कैसे करती हैं। वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है क्योंकि हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% होती है, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर वो ज़्यादा है, तो हमेशा ज़्यादा से कम में जाती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ से वो इस तरह से चली जाएगी और हमारा जो हमने जो सांस लिया ना, इनहेल किया है,
उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादा से कम में जाएगी, वही सेम सिचुएशन बनेगी, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल दी जाएगी लंग्स की हेल्प से और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगी, फिर ऑक्सीजन सारे शरीर के अंदर पहुंचा दी जाएगी। तो इस तरह से एक एल्वियोली काम करती है। हमारे लंग्स के अंदर 300 से लेकर 350 मिलियन तक एल्वियोलीज होती है सिर्फ एक लंग के अंदर, तो समझ जाइए 2 के अंदर कितने ज़्यादा होंगी, तो इतना ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवा देती हैं वो। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंडेड द एल्वियोलीज एंड द गैस प्रेजेंट इन द एल्वियोलीज। जो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होती है ना, वो इस तरह से एल्वियोलीज के साथ कनेक्ट होती हैं, क्योंकि इनके अंदर से ब्लड आएगा, उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेंगे और ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए, द लंग्स गेट फिल्ड अप विद द एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, एक्सहेल क्या होता है जब हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो एल्वियोली है उसके अंदर एयर भर जाती है पूरी तरह से, और फिर इसके अंदर ये हमें पता है ब्लड वेसल से कनेक्ट है, तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दीज एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट। तो ये ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ऑक्सीजन को सोखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हमने जो भी खाना खाया है उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा, हमारे लंग्स ने जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया उस ऑक्सीजन को भी हर सेल तक पहुंचाना होगा, तो इसलिए इसमें कौन सी चीजें हेल्प करती है। तो हमारा ब्लड हेल्प करता है। ब्लड क्या करता है, एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह इन सबसे मिलकर बनता है। तो ब्लड क्या करता है, जो न्यूट्रिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन जिनस वेस्ट है, मतलब वेस्ट मटेरियल वगैरह को भी तो बाहर पहुंचाना होता है शरीर से, तो उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा देगा। ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके पहुंचाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व बनाकर। तो एक तो ब्लड हो गया। अब ब्लड को शरीर के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाने के लिए, अब देखिए ब्लड नीचे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी काम करिए, लेकिन वो ग्रेविटी के अपोजिट क्यों जाएगा। अब पानी कभी भी आपने टंकी के ऊपर हमारी छतों पे टंकी होती है, क्या कभी भी आपने पानी को अपने आप ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। ऊपर वाली टंकी से तो पानी नीचे आ जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचाने के लिए हमें एक मोटर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारा जो हार्ट है ना, वो एक तरह से मोटर की तरह काम करता है, वो पंप करता है ताकि शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह पहुंच जाए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट एंड सेंड इट द इम्प्रूव ब्लड टू द लंग्स ऑफ द ऑक्सीजनेशन। इसके अंदर क्या है, देखिए पूरे शरीर से पहले लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आएगी, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिला दी जाएगी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलने के बाद वो ब्लड जाएगा हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से वो प्रेशर के साथ पूरे शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। फिर वहां से वो ब्लड वापस आते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, फिर वो हार्ट के अंदर आएगा, पहले हार्ट प्रेशर के साथ उसको लंग्स के अंदर भेज देगा ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाए और उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी जाए। तो इस तरह से ब्लड को पंप करना हार्ट का काम होता है। उसके बाद ब्लड वेसल, देखिए हमारे घरों के अंदर ना पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए मोटर भी है, मान लीजिए सब पानी भी है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हमें पाइप की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड की पाइप्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। इन्हीं के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। अब कोई लिक्विड है, उसको फ्लो करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, कोई तो पाइप की तरह चाहिएगा, तो वो ब्लड वेसल्स होती हैं। ये होती है हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स ही आगे जाके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में जुड़कर कैपिलरीज की फॉर्म में डिवाइड हो जाती हैं। आर्टरी क्या होती है, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर जाती हैं। लंग्स के हार्ट के बीच में जो होती है ना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे लंग्स है और ये हमारा हार्ट है। जब लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लेकर आएगी वो हमारी वेन्स होती है। वैसे तो वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट होता है। और जब हमारे इसके अंदर हार्ट से लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड प्रेशर के साथ लंग्स में जाएगा, तो उस टाइम पे आर्टरी उसको लेकर जाएगी। बस ये यहाँ पे ऑपोजिट होता है। बाकी सारे शरीर के अंदर आर्टरीज के अंदर तो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है और वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। आर्टरीज को हम हिंदी में धमनी और वेन्स को हम हिंदी में शिरा बोलते हैं। आप लेसन वाली वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी एक के बगैर काम नहीं चलेगा, ये सारे के सारे कंपोनेंट कंपलसरी है। क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स
एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, 2 या 3। अब हमारे शरीर के अंदर 4 चैम्बर ही क्यों बनाए गए हैं अलग तरह, इसी तरह से। अब इसके अंदर क्या काम होता है, ये जो बीच में होता है ना डिविडेंट होती है, ये इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है। अब इसका काम क्या है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उन दोनों को मिलने से रोकना। ये दोनों ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को अगर मिल जाएगा तो हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको अलग करना बहुत जरूरी। कई जानवर इसको बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन हमारा शरीर नहीं कर सकता। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, अब इसका क्या रिलेशन है वो देखिए। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक तो कोल्ड ब्लड और एक वार्म ब्लड। जो वार्म ब्लड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं। अब हमारा शरीर गर्म हो गया, हम गर्मी के अंदर काम करें तो उस टाइम हमारे शरीर के अंदर से ज़्यादा पसीना निकलता है, ताकि वो पसीना हमारे शरीर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाए, वो बाष्प बन के उड़ जाए। अब हमारे शरीर से हीट एनर्जी निकलेगी तो सीधी सी बात है हमारे शरीर को ठंडक महसूस होगी, तो वो उसको क्या करता है, ठंडा करता है। तो ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा ठंड में भी हमारा शरीर उसके अनुसार ढल जाता है। तो हमारा शरीर, एक इंसान का शरीर हर तरह से ढाल सकता है अपने आप को, तो इसे हम क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे छिपकली है, छिपकली कोल्ड ब्लडेड होती है। इसका शरीर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकता। आपने कभी सर्दियों के अंदर छिपकली को बाहर निकले हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ गर्मियों के अंदर निकलती है। उसका रीजन यही होता है कि वो कोल्ड ब्लड होती है, लेकिन हमारा जो शरीर है ना वो वार्म ब्लड होता है। अब वार्म ब्लड को क्या करना होता है, वो उसको अगर मौसम ठंडा है तो गर्मी की जरूरत पड़ेगी, अगर गर्म है तो ठंडा भी करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, और ज़्यादा एनर्जी के लिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी। अब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मिले हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिला हुआ है तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी और ज़्यादा एनर्जी नहीं बन पाएगी हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, अब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो प्लांट्स को भी तो होती है, उनको भी तो न्यूट्रिशन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने होते हैं, तो वो कैसे जाएंगे। अब किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर होता कहाँ पे है, रूट्स के अंदर, लेकिन पहुंचाना कहाँ पे होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना वो लिव्स के अंदर होती है, पत्तों के अंदर होती है। तो अब रूट्स से लेकर लिव्स तक हमें उस वाटर को पहुंचाना है, तो उसके लिए भी सिस्टम की जरूरत होती है। तो हमारे प्लांट्स के अंदर 2 टिश्यू होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। इनके नाम से ही पता चल रहा है, देखिए जाइलम यानी जल, हिंदी में जल कहते हैं ना पानी को, वाटर को। तो जाइलम क्या करेगा, वाटर पहुंचाएगा। वाटर होता कहाँ पे है, रूट्स के अंदर। तो वो रूट्स से क्या करेगा, जो हमारी रूट्स होती है ना उसके आसपास जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, उससे वाटर और साथ में जो मिनरल्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके वो उसको लीव्स तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद उसमें सुक्रोज बनता है। अब वो जो सुक्रोज है ना, पहले तो वो जो प्लांट्स है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा, जितनी उसको जरूरत है उतना पूरा कर लेगा। फिर उसके बाद जो बची हुई उसके पास सुक्रोज है, जो एनर्जी है, वो उसको एक जगह पे स्टोर कर लेगा। वो उसको कहीं पे भी स्टोर कर सकता है, वो उसको रूट्स के अंदर स्टोर कर सकता है, वो उसको जो उसका स्टेम होता है उसके अंदर, या कोई फ्रूट के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर वो उसको स्टोर कर सकता है। तो उस सुक्रोज को भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, मतलब लीव्स से जहाँ पे उसको स्टोर होना है वहां तक पहुंचाने के लिए किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होगी। तो उस टाइम उसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम करेगा। तो रूट्स के अंदर जो वाटर और मिनरल है उसको लीव्स तक तो पहुंचाएगा जाइलम। फिर वहां से फोटोसिंथेसिस के बाद जो सुक्रोज बना है, उस सुक्रोज को जहाँ पे उसे स्टोर होना है, कहीं पे भी हो सकता है, वो उसे पहुंचाएगा फ्लोएम। अब ये काम कैसे करता है वो देखिए। जो मेरा जाइलम होता है ना, वो मान लीजिए देखिए इस तरह से सारी की सारी सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा लीव्स है, पत्ता है। अब ये क्या करेगा, इवेपोरेशन करेगा, ये वाष्प उत्सर्जन करेगा, ये पानी को भाप बनाकर उड़ा देगा। फिर यहाँ पे खाली, ये जगह खाली हो गई तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा पानी, यहाँ से यहाँ आ जाएगा पानी, तो हर जगह पे है ना, हर हिस्से में है। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये खाली हो गया। अब खाली होने की वजह से ये किससे जुड़ा हुआ है, रूट्स, मतलब जड़ों से जुड़ा हुआ है। जड़ों के अंदर पानी ज़्यादा है, यहाँ पे एक पानी कम हो गया, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक पूरे पाइप की तरह काम करना शुरू कर देता है, और आसानी से जो भी मिनरल्स हैं और जो भी वाटर है वो लीव्स तक पहुंच जाएगा। किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से। इसको लिखेंगे कैसे, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। मतलब वो रूट्स के अंदर से, सोइल के अंदर से जो वाटर और मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर उसको पहुंचा देगा। फिर उसके बाद फ्लोएम कैसे काम करता है
वो भी देखिए। मान लीजिए इस तरह से ये हमारा लीव्स है, इसके अंदर यहाँ पे ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे फ्लोएम है। अब इस लीव के अंदर जो सुक्रोज बना है वो सुक्रोज यहाँ आ जाएगा। सुक्रोज अब इसको यहाँ पहुंचाना है, मान लीजिए इस जगह पे। अब वो जो सुक्रोज है ना वो सारे का सारे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे सुक्रोज ज्यादा हो जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। अब इसी के कहीं आसपास जाइलम में मिलेगा। जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, तो वो वाटर यहाँ आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे कमी होगी हमेशा है ना, मान लीजिए मेरे पास यहाँ इस तरह से 2 टंकियां हैं, हमने इसके बीच में पाइप लगा दी, तो जिस टंकी के अंदर पानी का लेवल ज्यादा होगा वहां से हमेशा पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेवल कम होगा। तो कोई भी चीज हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे कब जाती है, जब एक जगह पे लेवल ज्यादा हो और दूसरी जगह पे लेवल कम हो, तब वो ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसी तरह यहाँ पानी ज्यादा था, यहाँ पानी कम हो गया तो यहाँ आ गया। अब ये हाईली कंसंट्रेशन एरिया बन गया, इसके अंदर वाटर और सुक्रोज दोनों ही ज्यादा हो गए, तो ये नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, जहाँ पे नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ काम कर सकता है। ये जो हमारा जाइलम होता है ना वो तो वन डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये हमेशा रूट से लेकर ऊपर तक ही जाएगा। पानी कभी भी ऊपर से नीचे तो आता नहीं, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा। तो इसकी तो डायरेक्शन एक ही होती है, जबकि इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से हाई कंसंट्रेटेड एरिया से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। कंसंट्रेशन क्या होती है, उसके अंदर पर यूनिट के अंदर कितने मोलिक्यूल्स हैं, जैसे ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, मैंने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो अब उसके अंदर मिठास कम है, मैंने 2 चम्मच चीनी और डाल दी, अब उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब एक तरह से उसका गाढ़ापन। उसके अंदर जब हम 1 घूंट भरेंगे तो उसमें जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा होंगे। तो जब हमने क्या किया, इसको उठा के हमने किसी बाल्टी वगैरह के अंदर डाल दिया, तो अब जो शुगर के पार्टिकल है ना वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर पानी की 1 घूंट भरेंगे तो अब वो मिठास नहीं आएगा जो पहले आ रहा था, तो अब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक जगह के अंदर, एक फिक्स जगह के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उस चीज के। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होना शुरू कर देगा। जब वो यहाँ से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे भी तो कंसंट्रेशन कम है, तो वो आसानी से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से फ्लो में एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो जाइलम टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, वो वाटर को रूट्स के अंदर से एब्जॉर्ब करके आसानी से ऊपर पहुंचा देता है। कैसे कुछ पहुंचा देता है वो हम पिछले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम पिछले क्वेश्चन में अभी भी पढ़ चुके हैं कि जो जाइलम टिश्यू होता है ना, वो रूट्स के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचा देता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लीजिए। द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं ताकि कंटिन्यूस सिस्टम बना सके, मतलब बीच में कहीं पे लिंक ना टूटे और वो एक पूरा पाइप की तरह काम करना शुरू कर दे। कंडक्टिंग चैनल्स दैट रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जितने के जितने पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। ट्रांसपिरेशन कैरिएट ए सेक्शन प्रेशर, प्रेशर की तो उसमें काम करता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए खाली जगह होगी, जब लीव्स ने इवेपोरेशन किया, पानी को वाष्प बनाकर उड़ा दिया, तो उस टाइम पे यहाँ खाली जगह होगी, तो नीचे से एक प्रेशर की तरह काम करेगा। वो यहाँ पे आकर ये नीचे वाला पानी आ जाएगा, फिर उससे नीचे वाला यहाँ, उससे नीचे वाला यहाँ, तो वो एक प्रेशर काम करेगा। वो प्रेशर क्या करता है, फिर जब सबसे नीचे वाली जो जगह है वो खाली हो जाएगी जो रूट्स के आसपास है, फिर ये जो रूट्स है ना लीव्स, इनके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। ये अपने आसपास जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करके इस जगह को भरने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे पानी को आसानी से पहुंचा देता है। तो ट्रांसपिरेशन कैरिएट ए सेक्शन प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। मतलब प्रेशर के साथ पानी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। देन देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम ऑफ ऑल द प्लांट्स पार्ट थ्रू द इंटरकनेक्ट वाटर कंडक्टिंग चैनल। फिर वो प्रेशर की वजह से पानी मतलब एक पाइप की तरह काम करना शुरू कर देता है। अब भी ध्यान दिया हो, मान लीजिए हमारे पास एक पानी की टंकी है, हम क्या करें, एक पाइप उसके अंदर डुबो देते हैं, फिर उस पाइप के अंदर से हम हवा बाहर खींचते हैं। हवा बाहर खींचने की वजह से इस पाइप के अंदर एक तरह से वैक्यूम बन जाता है, मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं रहती। अब यहाँ पे मान लीजिए पानी है, इस पानी के ऊपर से हवा का प्रेशर है, तो उस दबाव की वजह से वो पानी है ना इस पाइप के अंदर चढ़ना शुरू कर देता है और हमें एक बार ही मुंह के अंदर से खींचने की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद वो पानी अपने आप चलता रहता है जब तक हम इस पाइप को इस पानी के अंदर से नहीं निकालेंगे। तो इसी तरह से सेम हमारा जो रूट्स है ना वो काम करते हैं किसी प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया है। जो फ्लोएम टिश्यू होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो काम करता है। फ्लोएम टिश्यू के अंदर हमने
हमने अभी अभी पढ़ा था कि सबसे पहले सुक्रोज बनेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, फिर उसको जहाँ पहुँचाना होगा वहाँ उसको पहुँचा देगा और एटीपी के रूप में उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा। पहले तो वो प्लांट जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी उतनी एनर्जी यूज़ करेगा, फिर उसके बाद वो उसको स्टोर कर लेगा, किसी भी जगह पे किसी भी फॉर्म में उसको स्टोर कर सकता है। आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिखने का तरीका देख सकते हो, बाकी वही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर सबसे बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें तो वो नेफ्रॉन ही होता है। फिल्टरिंग से हमारा मतलब क्या है, ये ब्लड के फिल्टर का काम करता है, तो इसलिए फिल्टरिंग यूनिट हो जाएगी। ईच किडनी प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी के पास 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी के कितने हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएंगे हमारे पास। अब हम इसकी फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले किडनी के अंदर जो ब्लड एंटर होता है ना, वो रेनल आर्टरी के थ्रू एंटर होता है, फिर उसके बाद ये वो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है और फिर उसका फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन एट द बुमेन कैप्सूल से। बुमेन कैप्सूल भी होता है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फिल्टर हो जाता है, फिर वो आगे हेनरी लूप से होता हुआ आगे चला जाएगा। तो नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। हम एक एक करके इसके पार्ट देख लेते हैं। नेफ्रॉन के अंदर ये जो हिस्सा होता है ना, ग्लोमेरुलर कैप्सूल का होता है। इसी के अंदर से जो ब्लड है वो एंट्री करता है। इस तरह से यहाँ से ब्लड आएगा, फिर वो इसके अंदर यहाँ आ जाएगा, यहीं से फिल्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ ये सारा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड का काफी सारा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए वो ब्लड इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का काम क्या है, यहाँ जब फिल्ट्रेशन का काम शुरू हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारा हिस्सा ब्लड का एब्जॉर्ब कर लिया गया। उस टाइम पे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा पानी भी चला गया और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन जो ज़रूरी थे, लेकिन वो भी एब्जॉर्ब कर लिए। तो उसके लिए आगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, जब इसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा तो उस टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद जब इसके अंदर से सभी के सभी न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो फिर वो यहाँ से होते हुए इस तरह से इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। जैसे बहुत सारे नेफ्रॉन है और हर नेफ्रॉन के साथ एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, तो इस तरह से सारे का सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ब्लड यहाँ आएगा इस हिस्से के अंदर। यहाँ पे पहले तो बड़ी वेसल्स होती हैं, फिर वो आगे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम पे उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी अब इसके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा वाटर वगैरह साथ में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो फिर इस तरह से ये इस लूप के अंदर जाएगा, लूप ऑफ नेफ्रॉन भी बोल सकते हो, हेनरी लूप भी बोल सकते हो। फिर ये उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर यहाँ इसके अंदर क्या किया जाएगा। अगर हम पूछें कि लूप का स्पेशली काम क्या होता है, तो लूप का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन वाटर का भी, और साथ में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वगैरह यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए गए थे वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी, उनको बाहर नहीं निकालना, वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस सबको यहाँ रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा, दोबारा से मिलाकर फिर उसको ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल लास्ट में पूरी तरह फिल्ट्रेशन के बाद जो सबसे वेस्ट मटेरियल बच गया उसको यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज दिया जाता है। फिर ऐसी ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरा बड़ा रास्ता बनाती हैं और वहाँ से उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह जो एब्जॉर्ब कर लिया उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, दोबारा से शरीर के अंदर भेज दिया जाएगा। और बहुत सारे अनवांटेड मोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उनको यूरिन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ताकि शरीर से बाहर निकाला जा सके। फिर हमें लूप ऑफ हेरल का पता ही है, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ताकि वाटर का और जो भी न्यूट्रिशन वगैरह हैं जो आ गए हैं, गलती से सूख लिए गए हैं, सबको रीएब्जॉर्ब किया जा सके। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब जो होता है वो वाटर का ही होता है। फिर उसके बाद वो फिल्टर के बाद देखो फिल्ट्रेट हो गया उसका, फिर उसके बाद वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, सबसे लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट आया था उसके अंदर, फिर वहां से होते हुए उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। अब प्लांट्स के अंदर भी तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर भी तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अब एक बात बताइए, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे लिए तो यूजफुल है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए एक वेस्ट मटेरियल का काम करती है, तो उसको भी तो शरीर से बाहर निकालना होता है। एक वाटर होता है, ऑक्सीजन और वाटर को तो वो डायरेक्ट ही एयर के अंदर मिला देंगे, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और क्या करते हैं प्लांट्स, वो जो भी डेड सेल वगैरह है ना उन सबको लीव्स के अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, पत्तियों के अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, फिर उस पत्ती को ही वो नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह से भी वो डेड सेल को अलग कर देते हैं। एक जो जाइलम होता है ना, जाइलम और फ्लोएम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जाइलम क्या होता है, वो डेड सेल के साथ मिलकर बना हुआ होता है, और जो
जो फ्लोएम होता है ना वो लिविंग जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो जो भी डेड सेल वगैरह होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, उन सबको बाहर की तरफ इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे हम उसका आउटर जो एरिया है ना, आपने किसी प्लांट्स की बाहर वाली जो बाउंड्री देखी होगी तो वो जाइलम में होता है, वो डेड सेल से मिलकर बनती है। तो एक वो क्या करते हैं, जो भी डेड सेल होगी उसको जाइलम की तरफ भेज देंगे, जाइलम की एक पूरी परत की तरह बन जाता है। तो इस तरह से भी वो डेड सेल को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। वो उनको एक्सेशन ही है उनका, वो बाहर निकाल रहे हैं उसको। जिन और गम की फॉर्म में भी वो बाहर निकाल देते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। आपने किसी पेड़ के चारों तरफ गोंद जैसा कुछ देखा होगा, गोंद जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, तो वो भी पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए एक वेस्ट मटेरियल ही होता है। बहुत सारे प्लांट्स सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को छोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो कई तरीके हैं, एयर के अंदर डायरेक्ट मिला देना जैसे ऑक्सीजन और वाटर, एक पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर इकट्ठा करना, फिर उस लीव्स को, इस पत्ते को ही नीचे गिरा देना। दूसरा मिट्टी के अंदर मिला देना, या फिर बाहर की तरफ डेड सेल जैसे जाइलम है, जाइलम के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देना। हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना जरूरी होता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रेटरी सिस्टम बहुत जरूरी है, ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो डेड सेल वगैरह है, वो बाहर निकाले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। अब यूरिन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा यूरिन हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होगा। अब इसके अंदर एक तो होते हैं वाटर, कि हम कितना ज्यादा पानी पीते हैं और कितना हमारे शरीर के अंदर वाटर की प्रेजेंस है। अब मान लीजिए हम पसीने वगैरह में काम करें, कोई मेहनत का काम करें, तो उस टाइम हमारे शरीर के अंदर जो पानी है ना वो पसीना बनकर बाहर निकल जाएगा, तो उस टाइम पे हमारे शरीर में यूरिन बहुत ही कम बनेगा। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे हार्मोन वगैरह, या फिर कोई इंसान ठंडी जगह पे रहता है तो उसके शरीर में यूरिन ज्यादा बनेगा क्योंकि पसीना नहीं निकल पाएगा। हम जो पानी पीते हैं उसके ऊपर और जो पसीना बाहर निकलता है उन दोनों के ऊपर ही यूरिन की प्रोडक्शन डिपेंड करती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।